हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऋषभ। यू आर वाचिंग ऋषभ बीपीएससी। आज के लेक्चर की शुरुआत हम सब एनसीईआरटी साइंस से करने वाले हैं और ये एनसीईआरटी साइंस का पहला लेक्चर होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है? तो 70 बीपीएससी में 24 साइंस के सवाल पूछे गए थे, उनमें से 21 सवाल का डायरेक्ट कनेक्शन एनसीईआरटी से है। यानी आपके एनसीईआरटी साइंस 8, 7, 9 और 10, 7 से 2 क्वेश्चन थे, बाकी 8, 9, 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 से शुरुआत कर रहा हूं और एनसीईआरटी क्यों जरूरी है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगा, क्योंकि इस वाले चैप्टर से, ये जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इस वाले चैप्टर से ही 3 क्वेश्चन हूबहू आए हैं 70 बीपीएससी में, तो उसको भी हम सब देखेंगे। क्वेश्चन भी मैं लगा दिया हूँ वीडियो में, तो आप सबको वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का महत्व इसलिए है क्योंकि उसमें बेसिक से दिया जाता है और आपको लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस इसमें जो टर्म होगा, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगा वो मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप वहां से प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य है हमारा एनसीईआरटी को सॉल्व करने का। तो लाइन बाय लाइन आप सब खुद पढ़ लेंगे बुक लेकर के। मैं आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा और ये हम सब अगले 40 से 45 दिनों में पूरा क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी खत्म करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट 30 डेज आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसके लिए रिवीजन भी कर पाएंगे। चलिए, तो पहला है कि फसल क्या है। अगर आपसे पूछे कि डिफिनेशन क्या होता है फसल का, तो फसल उसको बोलते हैं एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसको फसल बोलते हैं। ठीक है, तो फसल का डिफिनेशन आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे गेहूं की फसल अगर आप फील्ड पे देखेंगे, खेत में देखेंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पे उपजाया जाता है, तो इसको फसल बोलते हैं। तो एक एक्चुअल डिफिनेशन एनसीईआरटी के बुक में दिया गया था फसल के बारे में। अब बात करते हैं कि मुख्य रूप से फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से फसल 2 प्रकार के होते हैं और इस वाले ये फसल के प्रकार के ऊपर 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो फसल 2 प्रकार की होते हैं, एक फसल का नाम होता है खरीफ और दूसरे का फसल का नाम होता है रबी। तो खरीफ फसल का कुछ विशेषता आपको जरूर याद रखना चाहिए और इसका खास करके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आया था। तो खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में यानी ठंड से कुछ दिन पहले काट लिया जाता है। खरीफ फसलों को बोने के लिए उच्चतम तापमान यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा, आर्द्रता गर्मी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी जिसको आप बोलते हैं, जबकि पकने के समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, थोड़ी ठंडक वाली वातावरण की आवश्यकता होती है। इन फसलों में वृद्धि के लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सारे फसल मानसून पर निर्भर करते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उदाहरण से ही बीपीएससी प्रश्न पूछी थी 70 बीपीएससी में। तो धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, अरहर, ये सारे कैसे फसल हैं? खरीफ फसल हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप ये सारे पॉइंट को याद रखेंगे, खास करके उदाहरण को जरूर याद रखें क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आते रहेगा। और ये कपास भी उस वाले ऑप्शन में था, तो कपास खरीफ फसल होता है, इसको याद रखना है। खरीफ फसल समझ गए होंगे, जो कि खास करके अभी जो मानसून पीरियड शुरू होगा तो खरीफ फसल ही बोया जाएगा, धान वगैरह लगेगा खेत में, तो इसी को खरीफ फसल बोलते हैं। आइए रबी फसल समझ। चलिए अब बात करते हैं हम सब रबी फसल के बारे में। तो ये शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। जब ये शीत ऋतु में उगेगा यानी ठंड के मौसम में उगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसे पौधे रबी फसल कहलाते हैं। तो भारत में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में इसको बोया जाता है और अप्रैल से जून के महीने में काटा जाता है। ठीक है, फसलों को ठंडे मौसम, कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसके उदाहरण भी आप याद रखेंगे, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, सूर्यमुखी। ठीक है, कम से कम इतना तो जरूर याद रखें। तो ये जितना भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ ये आपको याद रहना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में जानकारी जरूर रहना चाहिए। तो रबी फसल शीत ऋतु में उगाया जाता है, जबकि खरीफ फसल कब उगाया जाता है? तो मानसून पीरियड यानी अब जून, जुलाई इस टाइम में उगाना शुरू होगा और ठंड जैसे ही शुरू होने वाला रहेगा अक्टूबर में खरीफ फसल को काट लिया जाएगा और तब रबी फसल को बोया जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं 70 बीपीएससी में क्या पूछा गया था। तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है? तो सरसों, कपास, चना, चारा, ये ऑप्शन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, चारा। ठीक है, तो जायद फसल क्या है? चारा। तो ये 3 फसल के बारे में ऑलरेडी अगर आप उदाहरण याद कर लें, जैसे कि सरसों रबी फसल है, कपास खरीफ फसल है और चना रबी फसल है, तो चारा ऑब्वियस सी बात है जायद फसल है। एक और फसल होता है नकदी फसल, यानी ऐसा फसल जो कि तुरंत नगद पैसा दे, उसको नकदी फसल की श्रेणी में रखा गया।
जैसे आप गन्ना को देखते हैं तो गन्ना जो है उसको आप नकदी फसल की श्रेणी में भी रख सकते हैं, क्योंकि गन्ना का कारोबार रोज होता है और वहाँ पे पैसे रोज लेन देन होते हैं, तो उसको हम सब नकदी फसल रखते हैं। लेकिन आपको ज़्यादातर खरीफ फसल और रबी फसल पूछा जाएगा, और एनसीईआरटी से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया 70 बीपीएससी में, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारा, क्योंकि सरसों रबी फसल है, कपास खरीफ फसल है और चना रबी फसल है। ऐसे ही और 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उसको हम सब देखेंगे। आइए बात करते हैं। तो हम सब पढ़ रहे हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यानी इसका संबंध डायरेक्टली कृषि से है। तो कृषि पद्धति में पहला कार्य क्या होता है? आप खेती करेंगे तो सबसे पहले कैसे खेती करेंगे? तो खेत की मिट्टी को आप तैयार करेंगे। तो कृषि पद्धति में पहला कार्य होता है मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। अब मिट्टी को तैयार करने में कुछ प्रक्रिया होता है, तो उसको हम सब देखते हैं। तो मिट्टी को पलटना तथा इसका पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है, यानी जो गोल गोल आपका जो मिट्टी बन जाता है, भुरभुरा मिट्टी बन जाता है, तो उसमें अगर भुरभुरा मिट्टी रहेगा, हल्का मिट्टी रहेगा, तो पौधा जो है आसानी से श्वसन कर सकता है और उस पौधे में ग्रोथ अच्छा होगा, ये बताना चाह रहा है एनसीईआरटी। पोली मिट्टी जो होता है, मिट्टी में रहने वाली केचुआ, केचुआ मतलब आप देखते होंगे, केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ब्लैक होता है, जो कि एक वर्म का प्रजाति है। तो केचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक है। ये केचुआ किसान का मित्र कैसे? तो मिट्टी में केचुआ रहता है और इस केचुए की वजह से वो मिट्टी को होल करते रहता है और वो मिट्टी हल्का हो जाता है। तो यही बात बोला जा रहा है कि पोली मिट्टी जो होता है, मिट्टी में रहने वाले केचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पूरा करके ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस क्या होता है? खाद को बनाना। कुछ सड़ा गला पदार्थ है, उसको एक जगह जब रखा जाता है तो वो ह्यूमस बदल जाता है, वो खाद की तरह काम करता है। अभी आगे हम सब उर्वरक और खाद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है? जुताई क्या होता है? तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोली करने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। जुताई के बाद समतल पाटल द्वारा किया जाता है। आप देखते होंगे जब धान रोपा जाता है तो पहले तो उसको जुताई कर दिया जाता है, पूरे पेड़ को कोड़ दिया जाता, पूरे खेत को कोड़ दिया जाता है, और कोड़ने के बाद जब वो गीला रहता है तो उसको एक समतल वाले पाटल द्वारा, समतल वाला एक लकड़ी रहता है, वो पूरे खेत में चलाया जाता है, उसी को बोलते हैं पाटल। तो बस इतना आप समझ लीजिए कि कृषि पद्धति का पहला कार्य क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। और मिट्टी कैसा तैयार करना? जो भुरभुरा हो, जिसमें केचुआ और सूक्ष्म जीव हो, ताकि वो सूक्ष्म जीव भी हेल्प कर सके, इसलिए इसको केचुआ को क्या बोला जाता है? किसान का मित्र बोला जाता है। बस थोड़ा बहुत इसका टर्म याद आपको रखना है। तो जुताई करने का प्राचीन जो उपकरण था, जैसे कि हल, ये हल है, यह लकड़ी का बना होता है और प्राचीन काल में इसका ही उपयोग किया जाता था। या आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। एक है ये हल सेप्ट है, फाल है ये, और जोतरा है, 2 बैल और पीछे किसान, ठीक है। तो एक तो अब ये तो प्राचीन समय में होता था, तो एक बार याद रख लेंगे कि प्राचीन समय में किस उपकरण से जुताई होता था, तो वो हल है, ठीक है। ये सब भी पूछा जा सकता है। बाकी अब तो आधुनिकीकरण हो गया है, तो ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, तो इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। अगर कभी कल्टीवेटर शब्द मिल जाए, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो कल्टीवेटर का मतलब होता है जुताई जो है ट्रैक्टर द्वारा होगा और संचालित, मतलब ट्रैक्टर द्वारा होगा, इसी को कल्टीवेटर बोलते हैं। इससे श्रम और समय दोनों का बचत होता है, क्योंकि ट्रैक्टर पे एक बस ड्राइवर लगेगा और पूरे वो खेत को लगभग 1 से 2 घंटे में पूरा कोड़ देगा। इसी को जुताई बोलते हैं और इस वाले कार्य को कल्टीवेटर बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत लॉजिकली इसको याद रखना है। आप किसान हैं और आपने मिट्टी तैयार कर लिया। अब आपका दूसरा जो कार्य होगा वो होगा कि बीज का चयन करना। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि ये बीज अच्छा है, ये बीज खराब है? किसान तो पता कर लेगा, लेकिन विद्यार्थी जन तो पता कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है। स्वस्थ बीज का चयन कैसे करेंगे? तो एक बीकर में, एक बर्तन में आप पानी लेंगे और उसमें बीज डालेंगे, ठीक है। जो बीज हल्का है यानी वह खोखला बीज है, यानी वो खराब बीज है, और जो भारी बीज होगा वो पानी में डूब जाएगा, वो आपके लिए अच्छा बीज है। तो आपसे ऐसा प्रश्न लॉजिकली पूछा जा सकता है, ठीक है, कि स्वस्थ बीज का चयन कैसे किया जाता है किसान के द्वारा। तो एक तो एनसीईआरटी द्वारा ये वाला बताया गया है कि पानी में बीज को डाल करके जो बीज ऊपर होगा वो खोखला बीज है, उसको फेंक दीजिए, और जो पानी में डूब गया वो अच्छा बीज है, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है स्वस्थ बीज का चयन करना। तो किसान द्वारा मिट्टी तैयार किया गया, स्वस्थ बीज का चयन किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम सब। अब जब आप स्वस्थ बीज का चयन कर लेंगे तो आप खेत में रोपेंगे कैसे बीज को? अगर आप अपने हाथ से रोपते हैं तो आपको सही दूरी का अनुमान नहीं लगेगा, कहीं आप कम दूरी पे बीज को लगा देंगे, कहीं अधिक दूरी पे लगा देंगे।
तो एक एनसीईआरटी द्वारा बताया गया कि सीड ड्रिल, अब ये शब्द याद रखिए आप, ठीक है। जब भी आपको सीड ड्रिल जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है। बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है और इसके द्वारा बीजों को समान दूरी और गहराई पर रोप दिया जाता है, या फिर गहराई बना रहता है और उसमें आराम से रोप दिया जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये लगा हुआ है, ये कोड़ेगा और इसी में बीज को डाल दिया जाएगा तो एक समान दूरी पर लग जाएगा। तो सीड ड्रिल के बारे में अगर आ जाए तो ये बीजों को समान दूरी पर लगाने के लिए यूज किया जाता है किसानों के द्वारा। बस इतना आप याद रखेंगे और ये एक साइंटिफिक तरीका हो गया जिससे कि बीज जो है समान दूरी पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन है एक, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करता है, यह किसके लिए जरूरी है? अगर आपसे पूछे कि आप फसल में खनिज क्यों देते हैं तो आप क्या जवाब देंगे इसका? तो मैं जवाब दे देता हूँ, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी खनिज पदार्थ जो है वो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसको याद रखेंगे। अब क्या होता है कि लगातार फसलों को उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है और इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान द्वारा खाद का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी खाद पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 70 बीपीएससी में। आइए बात करते हैं, खाद क्या है? तो खाद कार्बनिक पदार्थ है, एकदम याद रखेंगे, खाद कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ किसको बोलेंगे? तो कार्बनिक पदार्थ उसको बोलते हैं जैसे कि कुछ भी प्राकृतिक घटना के फलस्वरूप, जैसे कि मानव का मृत्यु हो गया, पेड़ पौधा का कुछ अपशिष्ट है, जंतु का अपशिष्ट है, ये सब प्रकृति का है और ये सब जब एक जगह जमा हो जाता है तो वो एक कार्बनिक पदार्थ का रूप ले लेता है। तो जैसे कि कोई भूकंप वगैरह आता है तो सारा कुछ जब धरती के अंदर चले जाता है और काफ़ी समय के बाद वो कोयला का रूप ले लेता है और कोयला आप जानते हैं उसमें कार्बन भरा रहता है, एंथ्रासाइट हो उसमें 94% कार्बन रहता है। तो खाद भी कार्बनिक पदार्थ ही है, ठीक है, जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। अब क्या होता है तो किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को गड्ढे में डाल देते हैं, इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। ये अपघटन कौन करता है भाई? तो अपघटन करता है सूक्ष्म जीव और इसी पर सवाल पूछा गया था 70 बीपीएससी में, यही खाद बनता है, ठीक है। तो खाद कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है, एकदम याद रखें। अब इस लाइन का इस्तेमाल अभी मैं आगे करने वाला हूं। जो पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है, किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को गड्ढे में डालते हैं और इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और यही खाद बनता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि 70 बीपीएससी में क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। क्वेश्चन आया हुआ था, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपघटन, ठीक है। अभी हम सब तुरंत देखें कि खाद जो होता है वो क्या होता है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ को किसान क्या करता है? पेड़ पौधे के अपशिष्ट को गड्ढे में डाल देता है और उस गड्ढे में डालने से सूक्ष्म जीव कौन सी प्रक्रिया द्वारा उस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ता है? तो अपघटन प्रक्रिया द्वारा। अभी जस्ट हम सब देखें तो सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया और ये पहला ही अध्याय चल रहा है अभी क्लास 8 का। इससे 2 सवाल सीधे डायरेक्टली लड़ गए हैं, एक और सवाल है वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो आप समझ रहे होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं आपको क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तीनों एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, आप सब थोड़ा सपोर्टिव बनिए और सब्सक्राइब बस कर लें चैनल को। और इसका मैं फ्री भी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उसका मैं लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आइए, खाद जो है वो हम सब देख लिए। उर्वरक क्या होता है? तो उर्वरक का संबंध डायरेक्ट रसायन से है, ठीक है। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, खाद का उत्पादन फैक्ट्री में नहीं होता है। अभी हम सब उर्वरक और खाद के अंतर को भी समझने का प्रयास करेंगे। उर्वरक के आप उदाहरण जरूर याद रखिएगा, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार का मेडिसिन समझ लीजिए फसलों के लिए है, ठीक है, जो कि बार बार आप यूज नहीं कर सकते हैं, इससे उर्वरा शक्ति कम हो जाएगा। कभी कभी आप किसानों द्वारा यूज किया जाता है और इस पर भी बीपीएससी द्वारा 70 बीपीएससी में प्रश्न आया था। आइए मैं उसको भी दिखाऊंगा। पहले उर्वरक में और ज्यादा फर्क समझ। तो उर्वरक का यूज जो है वो मेनली किस में किया जाता है? फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक और तरीके से जो है किसान अपने मिट्टी के पोषक तत्व को बढ़ा सकता है, उस तथ्य का नाम है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है? तो एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है, इसी को फसल चक्रण कहते हैं। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का
पुनर होता है, मतलब पुनर्पूरण होता है, पूरा हो जाता है। जैसे कि आप समझते हैं राइजोबियम, आप सुने होंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, यह फलीदार पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और यह वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो अगर किसी भी किसान को मिट्टी के पोषक तत्व को बढ़ाना होता है तो वो क्या करता है, बदल बदल कर पौधा लगाता है। इसी को फसल चक्रण कहते हैं। और खास करके फलदार पौधा जो लगाता है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और वो स्थिरीकरण का काम कौन करता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो फसल चक्रण के माध्यम से भी जो है किसान अपने मिट्टी के पोषक तत्व को बढ़ाता है। तो ये भी टर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, बस मैं आपको टर्म याद करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम सब कुछ और पॉइंट समझते हैं। चलिए, इन दोनों में अंतर देखने के बाद 70 बीपीएससी में एक और प्रश्न इस वाले चैप्टर से पूछा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो उर्वरक होता है अकार्बनिक लवण, यानी इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, तो अकार्बनिक लवण है, ये केमिकल रूप में इसको बनाया गया है, उत्पादन फैक्ट्री में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ये ह्यूमस क्या होता है, तो सड़े गले चीज को जब एक जगह गलाया जाता है तो ह्यूमस प्राप्त होता है। तो यहाँ तो सड़ गल रहा नहीं है, तो यहाँ ह्यूमस कहाँ से प्राप्त होगा। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है, और इसी वाले लाइन के ऊपर 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिलहाल खाद को देखिए। खाद कार्बनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव के अपघटन प्रक्रिया से बनता है, अभी मैं आपको बताया। खाद खेतों में बनाई जाती है। मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस मतलब होता है खाद बनना। ठीक है, जो सड़ा गला चीज बन रहा है, एक जगह मिक्स्ड हो रहा है, सूक्ष्म जीव उसको अपघटन कर रहा है, इसी को ह्यूमस बोलते हैं। क्वेश्चन आया था, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, फास्फोरस। वैसे इसमें जो है फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन ये तीनों पाया जाता है। अभी हम सब देखे भी, उर्वरक में फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन तीनों पाया जाता है। लेकिन शीघ्रता से जो प्रोत्साहित करता है, शीघ्र विकास जो होता है, जल्दी से जल्दी जिसका विकास होता है, वो है फास्फोरस। तो ये इनडायरेक्टली पूछा हुआ प्रश्न था। तो 3 प्रश्न सिर्फ आपके इस वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। तो जिस क्लास का जो भी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एनसीईआरटी से, वो मैं आपको ऐड कर समझा दूंगा। खास करके रिसेंट ईयर में 68, 69 और 70 बीपीएससी में जो पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन मैं जरूर आपको ऐड कर दूंगा। आइए बात करते हैं जैविक खाद के बारे में। तो जैविक खाद को प्राकृतिक खाद भी कहा जाता है। सिंपल सा बात है, पौधे और जानवरों के अवशेष जैसे कि गोबर, पत्ती, अन्य कार्बनिक पदार्थ से बनाई जाती है। यह खाद मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। ठीक है, और पौधों की आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है और मिट्टी को स्वस्थ बनाती है। ठीक है, तो जैविक खाद एक्चुअल में वही हो गया जो अभी हम सब खाद पढ़ रहे थे। ठीक है, जैविक खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को जोड़ती है, जिससे कि मिट्टी की जल धारण क्षमता, वायु संचार और पोषक तत्व की उपलब्धता में सुधार होता है। अब ये सब टर्म याद रखिएगा आप सब कि ये जो जैविक खाद है, खाद आप किसी चीज में, एक गमले में आप खाद देंगे, थोड़ा सा वो सड़ा हुआ गोबर का जो यूज होता है वो भी आप देंगे, तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी ग्रो होता है। ठीक है, तो आप जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। बस एक टर्म याद रखिए कि जैविक खाद कैसे बनता है, इसको प्राकृतिक खाद बोलते हैं। सड़े गले पत्ती अन्य कार्बनिक पदार्थ से ये बनता है। बस इतना खाद वगैरह आप सब समझ गए होंगे। अब हम सब बात करेंगे सिंचाई पे, और एनसीईआरटी में विशेष करके कुछ शब्द दिया गया है, उसका मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा और उस शब्द को आप सब देखिएगा। बस याद रखना है कि ये शब्द कहाँ यूज हुआ था। तो सिंचाई में यूज हो रहा है। तो सिंचाई में एक है मोट, जिसको घिरनी बोलते हैं। पिक्चर आप देख लीजिए, बस याद रखिए मस्तिष्क में, कहीं मोट लिखा होगा तो वो सिंचाई से रिलेटेड है। इतना बस आपको याद रखना है। और कैसे पानी का यूज किया जा रहा है, सिंचाई किया जा रहा है, वो बस देख लें। तो मोट हो गया, जिसको घिरनी बोलते हैं। दूसरा है चैन पंप, इस प्रकार से अलग से फोटो है ये। बस एक बार टर्म याद रखना है आपको कि चैन पंप का संबंध सिंचाई से है। ठीक है, मोट शब्द, अब मोट शब्द तो कहीं से भी नहीं लग रहा है सिंचाई से, लेकिन आपको याद रखना है, यहीं से एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ढेकली। अब देखिए ये शब्द कैसा है, ढेकली, तो इसका यूज भी सिंचाई में होता है। कहीं पूछ देगा कि ढेकली का संबंध किससे है, तो पूछ भी लेता है काफी बार, ढेकली का संबंध किससे है, तो वो हो गया सिंचाई से। एक और प्रकार का है, देखिए रहट। रहट भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, नाम से ही नहीं लग रहा होगा कि ये सिंचाई से रिलेटेड है, तो रहट सिंचाई से ही रिलेटेड है। बस ये टर्म आप याद रखिएगा, ये पुराने जमाने में ऐसे ही सिंचाई किया जाता था। अब बात करते हैं आधुनिक में। वर्तमान में भारत में सिंचाई का जो आधुनिक विधि है उसमें एक छिड़काव तंत्र। देखिए
इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुआई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। फिर मैं आपको क्या बताया, आपको टर्म सिर्फ याद रखना है। जो भी चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। आपको मैं प्रश्न भी दिखा दिया कि आपका प्रश्न आ रहा है। 70 बीपीएससी का 3 प्रश्न भी इस वाले चैप्टर में आपको दिखाया। तो जो जो पूछेगा वो मैं आपको दिखाते चलूंगा और आपको बस टर्म याद रखना है, ठीक है। तो इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में होता है। छिड़काव बलुआई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए एक और समझते हैं। एक है डीप तंत्र, ठीक है। डीप तंत्र या जो भी आप इसको बोल रहे हैं, डीप मेथड बोल सकते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है। पौधे में पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। आपसे पूछेगा कि फसल आप करते हैं, कृषि करते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट तरीका क्या है पानी देने के लिए, तो वो है डीप तंत्र, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ दो था आधुनिक विधि, थोड़ा बहुत और है इसमें टर्म, उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम सब इस वाले वीडियो को क्लोज करेंगे। एक खेतों में आपको टर्म नजर आएगा खरपतवार, ठीक है। तो खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे, जैसे गेहूं के साथ कुछ एक्स्ट्रा पौधा जो उग जाता है जो कि यूजलेस होता है, उसी को खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। तो खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इसी को हम सब खरपतवार बोलते हैं। अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको निराई बोलते हैं। बस यही सब टर्म आपको याद रखना है। रसायनों के उपयोग से भी आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसमें से एक जो खरपतवार नाशी है जो खरपतवार को हटाने में आपका हेल्प करेगा, उसका नाम है 2,4-D। अब प्रश्न कैसा आ सकता है कि 2,4-D क्या है, तो आप बताएंगे कि ये खरपतवार नाशी है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निराई क्या है, तो निराई के अंतर्गत क्या होता है कि खरपतवार को आप हटा सकते हैं। तो बस इतना टर्म याद रखें। एक और है, जब आप ये सब कर लेंगे तो अनाज जब आपका उपज जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे अनाज को, तो अनाज को भंडारित करेंगे। तो आइए इसके ऊपर भी 2 लाइन आपको याद रख। तो अनाज का भंडारण किसान कहाँ करता है, तो किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडार जूट के बोरे में और धातु के बड़े पात्र में करता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो, अब ये शब्द को याद रखिए कि साइलो और भंडारगृह में किया जाता है। बीज को स्टोर कहाँ करेगा, साइलो में। पूछ देगा कि साइलो क्या होता है, तो आप याद कर लेंगे कि बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारित किया जाता है। तो ये था आपका पहला चैप्टर एनसीईआरटी साइंस का क्लास 8 का। आप बुक खरीद लेंगे, लगभग 100 रुपये में मिल जाएगा। आप पहले खुद से पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके जो निचोड़ है वो मैं आपको बता दिया यहाँ पे। प्रश्न 70 बीपीएससी में इस वाले चैप्टर से 3 पूछा गया था, वो भी मैं बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर से भी पूछा जाएगा तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो ये मेनली आपका एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 है, पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ये होता है समाप्त। अब बात रहती है पीडीएफ की। तो पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ, ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा। ये यूट्यूब चैनल है हमारा पुराना वाला, प्लस ये टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, 1800 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आपको वो वाला चैनल मिल जाएगा और आप वहाँ से आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इस वाले चैनल का टेलीग्राम जल्द ही मैं ओपन करूँगा और इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तब तो बहुत आसानी होगा। अभी फिलहाल थोड़े देर के लिए सर्च कर लीजिए ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा। इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और प्लस आप सब जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे मैं ये एनसीईआरटी का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, और रोज एक एक चैप्टर हम सब समाप्त करेंगे इस प्रकार से। और जो भी प्रश्नों का श्रृंखला है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको बताते चले जाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।